हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विराट स्टडी एक्सप्रेस। आज हम इस चैनल पर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आप अपनी प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हैं। और ये टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, साथ के साथ अपने मार्क्स भी काउंट करते रहें कि आपके कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। इससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा और जितने एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर हैं। और हम बहुत सिलेक्टेड जो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में वही एमसीक्यूज़ आपके सामने लेकर आए हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। हाउ मैनी सेक्शंस आर इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 44। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? आप जब भी कोई एक्ट पढ़ें प्लीज़ उसके ये ज़रूर देख लें कि कितने टोटल सेक्शंस हैं और कितने टोटल चैप्टर्स हैं। ओके, तो राइट आंसर इज़ टोटल 44 सेक्शंस हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 deal with the power to award compensation in certain cases? Section 21, Section 4, Section 7, Section 20. Yes, the right answer is डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। राइट आंसर इज सेक्शन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ। आप जब भी ऑप्शंस पढ़ें या क्वेश्चन पढ़ें प्लीज़ बहुत पेशेंस के साथ बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस होता है। देखने में ऑप्शन सेम लगते हैं और वो सेम लगने वाले ऑप्शंस जो हैं कई बार बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत पेशेंस के साथ पढ़िए। ऑप्शन ए 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन, बी 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, सी 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, डी 10 months फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन। यस, जल्दी बताइए राइट आंसर। सेक्शन 6 तो आपने पढ़ा ही होगा, तो उसमें क्या बता रखा है? राइट आंसर इज 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। सेक्शन 6 के लिए आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर डिस्पोजेशन वर्ड यूज़ किया गया है और 6 month यानी जिस दिन से डिस्पोजेस किया गया है, यानी जिस दिन से यानी जिस डेट से आपको डिस्पोजेस किया गया है प्रॉपर्टी से, वह उस दिन से 6 month काउंट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। सेक्शन 12 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 deal with option A specific performance of parts of contract, option B specific performance in respect of contract, option C contracts not specifically enforceable, and last option is personal bars to relief। ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। यस, राइट आंसर इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो सेक्शन 12 है वो डील करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सेक्शन 4, सेक्शन 1, सेक्शन 3, सेक्शन 2। कुछ एक्ट्स में डेफिनेशन सेक्शन 3 में भी दी होती हैं और कुछ एक्ट्स में सेक्शन 2 में भी होती हैं। यस, बताइए जल्दी से किस जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वहाँ पर डेफिनेशन के सेक्शंस में है। जल्दी। यस, बहुत इजी है, कंफ्यूज मत तो ये याद रखिएगा कि सेक्शन 2 में ही डेफिनेशंस दी गई हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 35 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्रोवाइड्स ऑप्शन ए व्हेन रेस्ट्रिक्शन में बी adjudged or refused, B effect of declaration, C what instrument may be partially cancelled, D perpetual injunction when granted। Yes, which one is right answer? Right answer क्या होगा इसका? What is the right answer? Right answer is effect of declaration। सेक्शन 35 जो है वो बात करता है effect of declaration की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by। yes, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए इंडियन एविडेंस एक्ट, ऑप्शन बी कोड ऑफ
Criminal Procedure Act 1973. Option C, the Code of Civil Procedure 1908. Option D, Transfer of Property Act 1882. ये कहते हैं कि अगर मान लो कोई स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका पोजीशन पाने के लिए जो पर्सन हकदार है वो किस मतलब मैनर से, किस प्रोसीजर से मतलब वो चीज़ रिकवर करेगा स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इज़ द राइट आंसर. यस, यानी वो सीपीसी के मैनर, सीपीसी में जो मैनर दिया गया है उसके मतलब अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन रिकवर करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 18 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील. ऑप्शन ए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ contract, specific performance of part of contract, contract not specifically enforceable, and last option is non-enforcement except with variation. Yes, ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आपने सेक्शंस याद किए हैं तो आप फटाफट आंसर देंगे, पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि ऑप्शंस को फिर भी ध्यान से पढ़िए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा. सेक्शन 18 जो है उसका राइट आंसर क्या है? नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट वेरिएशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ए ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ इट्स पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ऑप्शन ए, मे बी एनफोर्स. बी, मे नॉट बी एनफोर्स. ऑप्शन सी, कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड. ऑप्शन डी, कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड. यस, यानी जो ट्रस्टी ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, अगर उस बनाते हुए वो मतलब अपनी पावर का जो है एक्सेस में यूज़ करता है या वो ट्रस्ट का ब्रीच करता है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा? यस, हो सकता है, नहीं भी हो सकता. स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं भी हो सकता, स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो भी सकता है. तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इज कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड. वो नहीं होगा. ठीक है, अगर ट्रस्टी जो है अपनी पावर से बाहर जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या ट्रस्ट का ब्रीच करता है, तो वो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इंजेक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड. ऑप्शन ए, टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ क्रिमिनल मैटर. बी, to matter the breach of a contract, the performance of which would not be specifically enforced. C, to restrain any person from applying to any legislative body. Last option, all the options are correct. ये वो सिचुएशंस दी गई हैं जहाँ पर इंजेक्शन को ग्रांट नहीं किया जा सकता, तो बतानी है हमें कि कौन सी हैं. क्या हम इंजेक्शन वहाँ पर ग्रांट नहीं कर सकते? यस, राइट आंसर इज all the options are correct. Okay, next question, what recourse is available to a person if he is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law? Yes, ये कहते हैं कि मतलब एक पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी उसकी कंसेंट के बगैर, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसकी कंसेंट के बगैर उसको डिस्पोजेस कर दिया उस प्रॉपर्टी से, बजाय मतलब एक लीगली मतलब उसको डिस्पोजेस विदाउट मतलब लीगल की हेल्प लिए, विदाउट कोर्ट की हेल्प लिए उसको ऐसे ही डिस्पोजेस कर दिया. ठीक है, तो आपको बताना है कि उसके पास क्या रास्ता होगा. अब right answer is he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit, is the right answer. Okay, next question, the specific performance of a contract shall be enforced by the court. Option A, subject to the provision of Indian Contract Act 1872. Option B, subject to the provision contained in Section 11, subsection 2, Section 14 and Section 16 of the Specific Relief Act 1963, and C, none of the above. What is the right answer?
ये कहते हैं कि बताइएगा कि जब स्पेसिफिक जो कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट द्वारा, तो वो मतलब कैसे कराएंगे, किस तरीके से वो करा सकते हैं। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविज़न के सब्जेक्ट के रहते हुए, अंडर रहते हुए, ठीक है, या सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न कंटेन इन सेक्शन 11 2 एंड सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। राइट आंसर इज, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन पे, एग्जाम्स में बहुत बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो द राइट आंसर इज सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न कंटेन इन सेक्शन 11 और सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। ये 3 सेक्शन याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which circumstances any person having the possession or control of a particular article of movable property of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession? Option A, when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss. B, when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff. Option C, when compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed. And D, last option, all of the above. Yes. ऑप्शन ए जो है वो ये कह रहा है कि जो लॉस होता है, एक्चुअल डैमेज होता है लॉस की वजह से, जो एक्चुअल डैमेज की वजह से जो लॉस होता है, ओके, उसको हैसरटेन करने के लिए, उसको मतलब मापने के लिए या निश्चित करने के लिए कि कितना लॉस हुआ है, वो जो निश्चित करना कि कितना लॉस हुआ है, ये देखना कि कितना लॉस हुआ है, मेज़र करना उस चीज़ को, वो बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। हम पता नहीं लगा पा रहे कि एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है एक्चुअल डैमेज से। ऑप्शन बी कहता है कि जिस चीज़ को हम क्लेम कर रहे हैं वो डिफेंडेंट के पास है, हैज़ एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ, यानी डिफेंडेंट के पास वो चीज़ एक मतलब प्लेंटिफ के एजेंट के तौर पर या ट्रस्टी के तौर पर डिफेंडेंट के पास है वो चीज़ जो हम क्लेम कर रहे हैं, जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है, मतलब, ठीक है। लास्ट ऑप्शन, व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडुकेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम्ड। जो चीज़, जिस चीज़ को हम क्लेम कर रहे हैं उसका जो लॉस हुआ है, प्लेंटिफ को अगर हम उस चीज़ का मतलब कंपनसेशन कर रहे हैं मनी के रूप में, तो वो एक एडुकेट रिलीफ नहीं है प्लेंटिफ के लिए, ओके। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14. Specific relief can be granted only for the purpose of A, enforcing individual civil right and not for the mere purpose of enforcing a penal law. B, enforcing individual fundamental right. Option C, enforcing individual criminal right only. Option D, enforcing individual civil right as well as criminal right. ये पूछते हैं कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है वो किस पर्पस के लिए दिया जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ रहे हैं और अगर हमें यही नहीं पता हो कि वो किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ने का, ओके। ये तो पता ही होना चाहिए हमें। राइट आंसर इज एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर मेयर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग अ पेनल लॉ, ओके, गुड। नेक्स्ट, question 15. Whether any appeal is allowed against the order or decree passed in any suit instituted under Section 6 of the Specific Relief Act 1963. Yes. ये कहते हैं कि जो सेक्शन 6 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वहाँ पर कोई सूट हुआ है, इंस्टीट्यूट हुआ है, कोई केस फाइल हुआ है, तो वहाँ पर उस केस में कोई ऑर्डर या डिक्री पास किया जाता है, तो क्या उस ऑर्डर या डिक्री के अगेंस्ट अपील अलाउ है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ओके। ऑप्शन ए, यस, अपील कैन बी अलाउ. ऑप्शन बी, नो, अपील shall lie from any order or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review of such order or decree be allowed. Option C, appeal can be allowed if permitted by the court who have given the order or decree. And last option, none of the above.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए और ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि जो सेक्शन 6 के में मतलब जो SRA का सेक्शन 6 है उसमें हम कोई जो सेक्शन 6 के अंडर हम कोई जो है सूट फाइल करते हैं या केस सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, तो उसमें जो ऑर्डर या डिक्री पास होता है, क्या हम उसके अगेंस्ट जो है अपील कर सकते हैं? क्या अलाउ है हमें? राइट आंसर इज नो अपील शैल लाई। नो अपील अलाउ नहीं है। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review of any such order or decree be allowed। ये कहते हैं इस ऑप्शन में कि अपील तो अलाउ है ही नहीं, रिव्यू भी नहीं है अलाउ। याद रखिएगा कि सेक्शन 6 में जो है ना ही अपील अलाउ है और ना ही रिव्यू अलाउ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, comment, share and subscribe, and requested to all, please watch my all videos and आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और अपने अपने मार्क्स काउंट कर लीजिए। अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं यानी आपके मार्क्स बिलो 10 बन रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगर आपके अबव बन रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बेस्ट है और आप उसको कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।